मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हॉस्पिटल से चेस्ट स्पेशलिस्ट आपके सामने अस्थमा से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अस्थमा के लिए इनहेलर्स सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अस्थमा में इनहेलर्स तब लेते हैं जब हमको अटैक आता है, जबकि अस्थमा में हमारी सांस की नलियों में सूजन भी होती है और जकड़न भी होती है। जब हम अस्थमा के अटैक के दौरान इनहेलर लें तो वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, पर परमानेंट रिलीफ नहीं आता है। अगर हम डॉक्टर के निर्देश अनुसार अपने इनहेलर्स नियमित रूप से लेंगे तो अस्थमा में जो सांस की नलियों में सूजन होती है और जो जकड़न होती है, दोनों का ट्रीटमेंट होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे कि अस्थमा के अटैक्स भी नहीं होते हैं, जो कि जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इनहेलर्स लीजिए और रेगुलरली लीजिए, ताकि आपको अस्थमा का अटैक ना आए। अस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट स्पेशलिस्ट आपसे अस्थमा की कुछ गलतफहमियों के बारे में बात करूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी अस्थमा में इनहेलर्स के प्रति है, जो कि अस्थमा के लिए सबसे उपयुक्त है, कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है। बल्कि ये उल्टा है, इनहेलर्स की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको अस्थमा के सिम्टम कंट्रोल में रहते हैं, और जैसे हम रोज नहाते हैं या ब्रश करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, ऐसे ही लंग्स में अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इनहेलर्स बहुत जरूरी हैं। इनहेलर से जो अस्थमा की सांस की नलियों में घुटन और सोजिश जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि अस्थमा के सिम्टम जैसे कि खांसी या फिर सांस चढ़ना वो नहीं होते हैं। आप अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार अस्थमा के लिए इनहेलर्स लेते रहिए, ताकि आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। अस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट फिजिशियन आपसे अस्थमा के रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि बच्चों के लिए इनहेलर्स उपयुक्त नहीं है। बच्चों में भी सांस की नलियों में कमजोरी होती है अस्थमा में, और साथ में सूजन होती है, और बच्चों के फेफड़े हैं वो 8 से 10 साल की उम्र तक पूर्णतः विकसित होते हैं। इनहेलर्स में जो दवाई होती है वो हवा के रूप में होती है और सीधी फेफड़ों में जाती है, और गोलियों के मुकाबले जो दवाई होती है वो 40 से 100 गुना कम होती है। इसलिए इनहेलर्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ओरल दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम इनहेलर्स लगातार लेते हैं तो बच्चों के लंग्स की और वैसे फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, और अस्थमा के सिम्टम भी कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों में इनहेलर्स उपयुक्त नहीं है, बल्कि इनहेलर्स ही बच्चों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और उनको अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर पटियाला से चेस्ट फिजिशियन आपके सामने अस्थमा से रिलेटेड स्टीरॉइड्स इनहेलर्स की गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इनहेलर्स में स्टीरॉइड होते हैं और हमको सिर्फ सीवियर अटैक में लेना चाहिए, बल्कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं इनहेलर्स में वो ओरल दवाइयों से 40 से 100 गुना कम होते हैं, और उनका हमारे शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हमारे को ये हर लेवल ऑफ सीवियरिटी जो होती है अस्थमा में उसमें यूज करना चाहिए, और ये सीधे फेफड़े में जाते हैं और अपना असर कर देते हैं और साइड इफेक्ट भी नहीं करते हैं। तो हमको ये गलत धारणा नहीं करनी चाहिए कि इनहेलर सिर्फ अटैक्स में लेने चाहिए और इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। इनको हर लेवल ऑफ सीवियरिटी पे लेना चाहिए और डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए। धन्यवाद। अस्थमा में इनहेलर्स ऐसे ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट स्पेशलिस्ट आज आपसे अस्थमा से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। अस्थमा शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह एक लंबी बीमारी है, जिसमें कि दवाई डॉक्टर के निर्देश अनुसार लगातार लेनी चाहिए, ताकि सांस की नलियों के अंदर घुटन और जो सोजिश है वो दूर हो सके और लंग्स को परमानेंट डैमेज ना हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और ट्रिगर्स को दूर करते हैं तो अस्थमा ठीक भी हो सकता है और दवाइयां छूट भी सकती हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के परामर्श के बिना अस्थमा सिम्टम्स के बीच में दवाइयां छोड़ेंगे तो लंग्स में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाई मत छोड़िए और अस्थमा की दवाई लगातार लेते रहिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। Hello everyone, I welcome you all again in our series of tips for successful IVF treatment. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अपने बॉडी मास इंडेक्स को हेल्दी रेंज में रखना, यानी कि अपने वजन को कंट्रोल में रखना। अगर आपका वेट या आपका BMI 24 या 25 से ज्यादा है
तो आप कोशिश कीजिए कि आईवीएफ करवाने से पहले एटलीस्ट 5 to 10% तक बॉडी वेट लूज करें। ऐसा करने से आप अपने सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप डाइट काउंसलिंग ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर घर पर ही योगा या कुछ स्किपिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। सो लूज सम वेट टू इम्प्रूव योर आईवीएफ सक्सेस रेट। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, वेल्डिंग हेल्थ केयर पटियाला से चेस्ट फिजिशियन। आज आपसे स्मोकिंग और उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग से लंग्स में परमानेंट डैमेज जैसे कि सीओपीडी, शरीर के हर हिस्से का कैंसर तथा हार्ट और ब्रेन के अटैक होने की संभावना रहती है। अगर हम स्मोकिंग छोड़ेंगे तो इन सब की संभावना कम हो जाती है। उसके सिंपल उपाय मैं डिस्कस करूंगा, जो कि 4 डी होते हैं। पहला डी, डिले, ताकि आपको स्मोकिंग की अर्ज खत्म हो। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, ताकि आपको अर्ज ना आए। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ऑल्टरनेटिव है स्मोकिंग करने से। नंबर 4, डेवलप ए हॉबी और डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, लाइक गार्डनिंग, रीडिंग ए बुक, म्यूजिक, जिससे कि आपका ध्यान डाइवर्ट होके आप स्मोकिंग के प्रति मत सोचें। जितनी जल्दी हम स्मोकिंग छोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारे शरीर पे स्मोकिंग का दुष्प्रभाव कम होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेडलिंग हॉस्पिटल से चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ खर्राटे और उससे होने वाली नींद की समस्या स्लीप एपनिया के बारे में डिस्कस करूंगा। स्लीप एपनिया होता है कि जब व्यक्ति खर्राटे लेता है या सांस रुकता है तो नींद उचड़ जाती है और सांस रुक जाता है। इसके कारण व्यक्ति बार बार फांसे लेता है और सुबह उठता है तो उसको सिर दर्द रहता है। उसको रहता है कि मैं और सोऊं, और दिन भर थकावट और चिड़चिड़ापन रहता है और मोटापा बढ़ता जाता है। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिल की समस्या और अधरंग की भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर निरंतर बढ़ता रहता है जो कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट को दिन में बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। जब कोई काम कर रहा हो या फिर टीवी देख रहा हो, मीटिंग में हो, तो नींद आ जाती है, जिसको कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं। अगर ये सब समस्या है तो इसका निदान हो सकता है। इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इसका ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद। Hello everyone, this is an endometriosis awareness month. Around 50% of the women who have endometriosis also suffer from infertility, but nowadays very good treatments are available, like laparoscopic removal of endometriotic ovarian cyst followed by IUI. Even severe cases, even IVF can also be successful. So you don't have to lose hope. If you are suffering from endometriosis, then consult your doctor today and go ahead with the treatment. Thank you. हेलो एवरीवन। सो एक सक्सेसफुल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए लास्ट बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का चुनाव करना। इसके लिए आप एक ऐसा सेंटर चुनें जहां पर एक स्पेशलिस्ट जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए वेल क्वालिफाइड, ट्रेन्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड हो, वही सेंटर चुनें। और इसके अलावा आप आईवीएफ सेंटर की पेशेंट्स फीडबैक और उनका सक्सेस रेट भी चेक कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट ओनली दो सेंटर विच ऑफर यू ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल सर्विसेज। So, wish you all the best for a successful IVF treatment. Thank you. Namaste and hello everyone. I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center पटियाला। इस सीरीज में हम आपके साथ एक सक्सेसफुल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे। इनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है एज ऑफ द वुमेन, यानी एक महिला की उम्र जितनी कम होती है आईवीएफ का सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होता है। जिन महिलाओं की उम्र 30 इयर्स या उससे कम होती है उनमें आईवीएफ के सक्सेस रेट बेस्ट होते हैं। 30 to 35 ईयर की एज में इन सक्सेस रेट्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है, पर जैसे जैसे महिला की उम्र 35 ईयर से ऊपर जाती है तो ये सक्सेस रेट और कम होते जाते हैं, और अबव द एज ऑफ 39 to 40 इयर्स ये सक्सेस रेट बहुत लो हो जाते हैं। सो इफ यू रियली नीड आईवीएफ ट्रीटमेंट देन गो हेड विद इट बिफोर इट इज टू लेट। थैंक यू। Namaste and hello everyone. I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center पटियाला। बहुत सारे लोगों के मन में आईवीएफ करवाने से पहले ये सवाल आता है कि क्या उनको हिस्ट्रोस्कोपी करवानी चाहिए। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि गर्भाशय के अंदर की दूरबीन के द्वारा जांच। कई बार ये देखने में आता है कि कुछ केसेस में उनके गर्भाशय की परत बहुत पतली होती है,
ऐसे में अगर आप आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छे नहीं रहते। तो आईवीएफ में सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप गर्भाशय की दूरबीन के द्वारा पहले जांच करते हैं तो उसके अंदर गर्भाशय के अंदर से बायोप्सी भी ली जा सकती है, और अगर बायोप्सी में कुछ प्रॉब्लम पाई जाए तो उसका इलाज करने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से सक्सेस रेट बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी गर्भाशय की परत के अंदर कभी कोई पॉलिप होता है तो हिस्टोस्कोपी के द्वारा उस पॉलिप को भी रिमूव किया जा सकता है, जिसे कि हिस्टोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कहते हैं। कभी कभी जन्म से ही गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली, पतली झिल्ली होती है जिसको कि यूट्राइन सेप्टम कहते हैं। यूट्राइन सेप्टम को भी हिस्टोस्कोपी के द्वारा सेप्टल रिसेक्शन के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी किसी की गर्भाशय के अंदर बहुत सारी एडिशंस होती हैं जिसको कि हम कहते हैं कि गर्भाशय की परत अंदर से चिपकी हुई है, या उसके अंदर बहुत सारे इंट्रायूटेराइन एडिशंस हैं। इन एडिशंस को हिस्टोस्कोपी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कई बार हिस्टोस्कोपी करना अनिवार्य होता है। तो अगर आप हिस्टोस्कोपी करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसको कि एक डे केयर प्रोसीजर की तरह किया जा सकता है। एट मेडलिंक आईवीएफ we are doing lot of cases of diagnostic and operative histoscopy. So if you have any queries regarding histoscopy and IVF, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you. Namaste. I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am director of Medlink IVF Center, Patiala. आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ यानी कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी से बाहर हो। सामान्यतः गर्भ बनने की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन है जो स्त्री के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब इसी प्रोसेस को बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी में अंडर अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जाता है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ किन कपल्स को करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि वाइफ की दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना। देन इज पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन लेडीज में पीसीओडी के कारण एग नहीं बन पा रहा है सिंपल दवाओं से, उनको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। देन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या फिर लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि एग बनने की क्षमता में कमी आ जाना, या फिर मैरिज एट एन एडवांस्ड एज। कभी कभी वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे 34 या 35 से अबव होती है, या फिर मैरिज को 7 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कपल किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुओं में कमी होना, उनकी गुणवत्ता में या उनके काउंट में कमी होना। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकंड डे पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वाइफ को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शंस के लिए आप डेली क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और इन केस आपके लिए क्लिनिक पे आना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के पास किसी क्लिनिक से लगवा सकते हैं। इंजेक्शंस का रिस्पॉन्स फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जाता है। फर्स्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इंजेक्शन स्टार्ट करने के 5 डेज के बाद होती है, जिसके बाद की इंजेक्शन की डोज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसके बाद एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है। वंस द फॉलिकल्स रीच 18 mm और अबव तो फाइनल ओसाइट मैचुरेशन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओवम पिकअप, यानी कि अंडाशय से अंडों को बाहर निकालना। ये एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। एट द सेम टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एक फ्रेश सीमन सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को और स्पर्म्स को स्पेशली डिजाइन माइक्रोस्कोप्स की गाइडेंस के अंदर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइज करवाने के बाद उनको स्पेशल इंक्यूबेटर्स में फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक उनको ग्रो होने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेक किया जाता है। देन कम्स द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो ओवम पिकअप के 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 या 3 से ज्यादा गर्भ ट्रांसफर नहीं किए जाते एट ए टाइम, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कुछ घंटे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है।
तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, कामकाजी महिलाएं अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं, जैसे कि ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना, बाहर का खाना अवॉइड करना ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें, अपनी दवाओं को समय पे लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से आपके सक्सेस रेट में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ के सक्सेस रेट्स कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइफ एज, हर ओवेरियन रिजर्व, हर एग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। बेस्ट सक्सेस रेट है जो वो यंग एज में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाइफ की एज 35 या उससे कम होती है विद नियरली नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 35 to 40% या उससे ऊपर के सक्सेस रेट भी पाए जा सकते हैं। और अगर हम 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 99% तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। बट इन केस किसी की एज 35 से अबव है या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन रिजर्व काफी लो है, ऐसे केसेस में सक्सेस रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आईवीएफ साइकिल्स कैन बी डन। एक कपल कितनी बार आईवीएफ करवा सकता है? Although there is no set limit to the number of IVF cycles, but we expect best success rates in first 3 IVF cycles. More than 99% cases they become successful in first 3 IVF cycles. In case somebody has been unfortunate and not been able to conceive in 3 IVF cycles, they can go up to 6 IVF cycles. At Medlink IVF, we have in-house embryology lab, andrology lab, ultrasound follicular monitoring. We also run a very successful embryo freezing program through vitrification. So if you have any queries regarding IVF treatment, then kindly visit us at Medlink IVF or contact at the numbers given in this video link. Namaste, I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am director of Medlink IVF Center, Patiala. आज हम बात करेंगे IVF के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ यानी कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी से बाहर हो। सामान्यतः गर्भ बनने की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन है जो स्त्री के शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में होता है। जब इसी प्रोसेस को बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी में अंडर अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जाता है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ किन कपल्स को करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि वाइफ की दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना। देन इज पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन लेडीज में पीसीओडी के कारण एग नहीं बन पा रहा है सिंपल दवाओं से, उनको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। देन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या फिर लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि एग बनने की क्षमता में कमी आ जाना, या फिर मैरिज एट एन एडवांस्ड एज। कभी कभी वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे 34 या 35 से अबव होती है, या फिर मैरिज को 7 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कपल किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुओं में कमी होना, उनकी गुणवत्ता में या उनके काउंट में कमी होना। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकंड डे पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वाइफ को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शन के लिए आप डेली क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और इन केस आपके लिए क्लिनिक पे आना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के पास किसी क्लिनिक से लगवा सकते हैं। इंजेक्शन का रिस्पॉन्स फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जाता है। फर्स्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इंजेक्शन स्टार्ट करने के 5 डेज के बाद होती है, जिसके बाद की इंजेक्शन की डोज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसके बाद एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है। वंस द फॉलिकल्स रीच 18 mm और अबव, तो फाइनल ओसाइट मैचुरेशन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओवम पिकअप, यानी कि अंडाशय से अंडों को बाहर निकालना। ये एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। एट द सेम टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एक फ्रेश सीमन सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को और स्पर्म्स को स्पेशली डिजाइन माइक्रोस्कोप्स की गाइडेंस के अंडर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइज करवाने के बाद उनको स्पेशल इंक्यूबेटर्स में फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक उनको ग्रो होने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेक किया जाता है,
देन कम्स द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो ओवम पिकअप के 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है और ये भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 या 3 से ज्यादा गर्भ ट्रांसफर नहीं किए जाते एट ए टाइम, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कुछ घंटे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, कामकाजी महिलाएं अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं, जैसे कि ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना, बाहर का खाना अवॉइड करना ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें, अपनी दवाओं को समय पे लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से आपके सक्सेस रेट में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ वील टॉक अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ के सक्सेस रेट्स कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइफ एज, हर ओवेरियन रिजर्व, हर एग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। बेस्ट सक्सेस रेट है जो वो यंग एज में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाइफ की एज 35 या उससे कम होती है विद नियरली नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 35 to 40% या उससे ऊपर के सक्सेस रेट भी पाए जा सकते हैं, और अगर हम 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 99% तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। बट इन केस किसी की एज 35 से अबव है या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन रिजर्व काफी लो है, ऐसे केसेस में सक्सेस रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आईवीएफ साइकिल्स कैन बी डन। एक कपल कितनी बार आईवीएफ करवा सकता है? Although there is no set limit to the number of IVF cycles, but we expect best success rates in first 3 IVF cycles. More than 99% cases they become successful in first 3 IVF cycles. In case somebody has been unfortunate and not been able to conceive in 3 IVF cycles, they can go up to 6 IVF cycles. At Medlink IVF, we have in-house embryology lab, andrology lab, ultrasound follicular monitoring. We also run a very successful embryo freezing program through vitrification. So if you have any queries regarding IVF treatment, then kindly visit us at Medlink IVF or contact at the numbers given in this video link.
की गल जनाब, घर नहीं जाना? आ टाइम देख लो किन्ना हो गया। काफ़ी दिन हो गए यार, मैनू चेहरे तो ऐ लगदा भी जिवें कोई चिंता च हुन्ना। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। देख भाई ना तू कोई तवीत पाउनी है ना कोई टूना टामन करदी है, की कर दिंनी है सानू। अच्छा फिर असीं दस कित्थे जाइए? मैं किसी बाबिया बूबिया कोल नहीं जाना, मैं सिर्फ डॉक्टरी इलाज कराना है। अच्छा तुसीं हुण अपनी मर्जी करो, साडी खुशी कोई ना वेखो। साडी जदों गल सुनी नहीं रहे असीं की करिए? मेरा केड़ा जी नहीं करदा, मैं भी तां लोकां दे ताने मेने सुनदी हां। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਹਾਯੁੱਧ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15-15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਲਿੰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता मेडिकल हेल्थ केयर से चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज आपसे अस्थमा से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूँगा। अस्थमा शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह एक लंबी बीमारी है जिसमें कि दवाई डॉक्टर के निर्देशानुसार लगातार लेनी चाहिए ताकि सांस की नलियों के अंदर घुटन और जो सोजिश है वो दूर हो सके और लंग्स को परमानेंट डैमेज ना हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और ट्रिगर्स को दूर करते हैं तो अस्थमा ठीक भी हो सकता है और दवाइयां छूट भी सकती हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के परामर्श के बिना अस्थमा सिम्टम्स के बीच में दवाइयां छोड़ेंगे तो लंग्स में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाई मत छोड़िए और अस्थमा की दवाई लगातार लेते रहिए ताकि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हॉस्पिटल से चेस्ट स्पेशलिस्ट आपके सामने अस्थमा से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अस्थमा के लिए इनहेलर्स सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अस्थमा में इनहेलर्स तब लेते हैं जब हमको अटैक आता है, जबकि अस्थमा में हमारी सांस की नलियों में सूजन भी होती है और जकड़न भी होती है। जब हम अस्थमा के अटैक के दौरान इनहेलर लें तो वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, पर परमानेंट रिलीफ नहीं आता है। अगर हम डॉक्टर के निर्देश अनुसार अपने इनहेलर्स नियमित रूप से लेंगे तो अस्थमा में जो सांस की नलियों में सूजन होती है और जो जकड़न होती है, दोनों का ट्रीटमेंट होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे कि अस्थमा के अटैक्स भी नहीं होते हैं, जो कि जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इनहेलर्स लीजिए और रेगुलरली लीजिए, ताकि आपको अस्थमा का अटैक ना आए। अस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट स्पेशलिस्ट आपसे अस्थमा की कुछ गलतफहमियों के बारे में बात करूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी अस्थमा में इनहेलर्स के प्रति है, जो कि अस्थमा के लिए सबसे उपयुक्त है, कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है। बल्कि ये उल्टा है, इनहेलर्स की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको अस्थमा के सिम्टम कंट्रोल में रहते हैं, और जैसे हम रोज नहाते हैं या ब्रश करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, ऐसे ही लंग्स में अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इनहेलर्स बहुत जरूरी हैं। इनहेलर से जो अस्थमा की सांस की नलियों में घुटन और सोजिश जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि अस्थमा के सिम्टम जैसे कि खांसी या फिर सांस चढ़ना वो नहीं होते हैं। आप अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार अस्थमा के लिए इनहेलर्स लेते रहिए, ताकि आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। अस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट फिजिशियन आपसे अस्थमा के रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि बच्चों के लिए इनहेलर्स उपयुक्त नहीं है। बच्चों में भी सांस की नलियों में कमजोरी होती है अस्थमा में, और साथ में सूजन होती है, और बच्चों के फेफड़े हैं वो 8 से 10 साल की उम्र तक पूर्णतः विकसित होते हैं। इनहेलर्स में जो दवाई होती है वो हवा के रूप में होती है और सीधी फेफड़ों में जाती है, और गोलियों के मुकाबले जो दवाई होती है वो 40 से 100 गुना कम होती है। इसलिए इनहेलर्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ओरल दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम इनहेलर्स लगातार लेते हैं तो बच्चों के लंग्स की और वैसे फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, और अस्थमा के सिम्टम भी कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों में इनहेलर्स उपयुक्त नहीं है, बल्कि इनहेलर्स ही बच्चों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और उनको अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर पटियाला से चेस्ट फिजिशियन आपके सामने अस्थमा से रिलेटेड स्टीरॉइड्स इनहेलर्स की गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इनहेलर्स में स्टीरॉइड होते हैं और हमको सिर्फ सीवियर अटैक में लेना चाहिए, बल्कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं इनहेलर्स में वो ओरल दवाइयों से 40 से 100 गुना कम होते हैं, और उनका हमारे शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हमारे को ये हर लेवल ऑफ सीवियरिटी जो होती है अस्थमा में उसमें यूज करना चाहिए। और ये सीधे फेफड़े में जाते हैं और अपना असर कर देते हैं, और साइड इफेक्ट भी नहीं करते हैं। तो हमको ये गलत धारणा नहीं करनी चाहिए कि इनहेलर सिर्फ अटैक्स में लेने चाहिए और इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। इनको हर लेवल ऑफ सीवियरिटी पे लेना चाहिए और डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए। धन्यवाद। अस्थमा में इनहेलर्स है सही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर से चेस्ट स्पेशलिस्ट आज आपसे अस्थमा से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहूंगा। अस्थमा शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह एक लंबी बीमारी है, जिसमें कि दवाई डॉक्टर के निर्देश अनुसार लगातार लेनी चाहिए, ताकि सांस की नलियों के अंदर घुटन और जो सोजिश है वो दूर हो सके और लंग्स को परमानेंट डैमेज ना हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और ट्रिगर्स को दूर करते हैं तो अस्थमा ठीक भी हो सकता है और दवाइयां छूट भी सकती हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के परामर्श के बिना अस्थमा सिम्टम्स के बीच में दवाइयां छोड़ेंगे तो लंग्स में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाई मत छोड़िए और अस्थमा की दवाई लगातार लेते रहिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। Hello everyone, I welcome you all again in our series of tips for successful IVF treatment. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अपने बॉडी मास इंडेक्स को हेल्दी रेंज में रखना, यानी कि अपने वजन को कंट्रोल में रखना। अगर आपका वेट या आपका BMI 24 या 25 से ज्यादा है
तो आप कोशिश कीजिए कि आईवीएफ करवाने से पहले एटलीस्ट 5 to 10% तक बॉडी वेट लूज करें। ऐसा करने से आप अपने सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप डाइट काउंसलिंग ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर घर पर ही योगा या कुछ स्किपिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। सो लूज सम वेट टू इम्प्रूव योर आईवीएफ सक्सेस रेट। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग हेल्थ केयर पटियाला से चेस्ट फिजिशियन। आज आपसे स्मोकिंग और उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग से लंग्स में परमानेंट डैमेज जैसे कि सीओपीडी, शरीर के हर हिस्से का कैंसर तथा हार्ट और ब्रेन के अटैक होने की संभावना रहती है। अगर हम स्मोकिंग छोड़ेंगे तो इन सब की संभावना कम हो जाती है। उसके सिंपल उपाय मैं डिस्कस करूंगा, जो कि 4 डी होते हैं। पहला डी, डिले, ताकि आपको स्मोकिंग की अर्ज खत्म हो। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, ताकि आपको अर्ज ना आए। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ऑल्टरनेटिव है स्मोकिंग करने से। नंबर 4, डेवलप ए हॉबी और डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ लाइक गार्डनिंग, रीडिंग ए बुक, म्यूजिक, जिससे कि आपका ध्यान डिवर्ट होकर आप स्मोकिंग के प्रति मत सोचें। जितनी जल्दी हम स्मोकिंग छोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारे शरीर पे स्मोकिंग का दुष्प्रभाव कम होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेडलिंग हॉस्पिटल से चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ खराटे और उससे होने वाली नींद की समस्या स्लीप एपनिया के बारे में डिस्कस करूंगा। स्लीप एपनिया होता है कि जब व्यक्ति खराटे लेता है या सांस रुकता है तो नींद उचट जाती है और सांस रुक जाता है। इसके कारण व्यक्ति बार बार पासे लेता है और सुबह उठता है तो उसको सिर दर्द रहता है, उसको रहता है कि मैं और सोऊं, और दिन भर थकावट और चिड़चिड़ापन रहता है और मोटापा बढ़ता जाता है। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिल की समस्या और अधरंग की भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर निरंतर बढ़ता रहता है जो कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट को दिन में बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। जब कोई काम कर रहा हो या फिर टीवी देख रहा हो, मीटिंग में हो, तो नींद आ जाती है, जिसको कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं। अगर ये सब समस्या है तो इसका निदान हो सकता है। इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इसका ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद। Hello everyone, this is an endometriosis awareness month. Around 50% of the women who have endometriosis also suffer from infertility, but nowadays very good treatments are available like laparoscopic removal of endometriotic ovarian cyst followed by IUI. Even severe cases, even IVF can also be successful. So you don't have to lose hope. If you are suffering from endometriosis, then consult your doctor today and go ahead with the treatment. Thank you. हेलो एवरीवन। सो एक सक्सेसफुल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए लास्ट बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का चुनाव करना। इसके लिए आप एक ऐसा सेंटर चुनें जहां पर एक स्पेशलिस्ट जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए वेल क्वालिफाइड, ट्रेन्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड हो, वही सेंटर चुनें। और इसके अलावा आप आईवीएफ सेंटर की पेशेंट्स फीडबैक और उनका सक्सेस रेट भी चेक कर सकते हैं एंड सिलेक्ट ओनली दो सेंटर विच ऑफर यू ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल सर्विसेज। So, wish you all the best for a successful IVF treatment. Thank you. Namaste and hello everyone. I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center Patiala. इस सीरीज में हम आपके साथ एक सक्सेसफुल IVF ट्रीटमेंट के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे। इनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है एज ऑफ द वुमेन, यानी एक महिला की उम्र जितनी कम होती है IVF का सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होता है। जिन महिलाओं की उम्र 30 इयर्स या उससे कम होती है उनमें आईवीएफ के सक्सेस रेट बेस्ट होते हैं। 30 to 35 ईयर की एज में इन सक्सेस रेट्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है, पर जैसे जैसे महिला की उम्र 35 ईयर से ऊपर जाती है तो ये सक्सेस रेट और कम होते जाते हैं और अबव द एज ऑफ 39 to 40 ईयर्स ये सक्सेस रेट बहुत लो हो जाते हैं। सो इफ यू रियली नीड आईवीएफ ट्रीटमेंट देन गो हेड विद इट बिफोर इट इज टू लेट। थैंक यू। Namaste and hello everyone. I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center Patiala. बहुत सारे लोगों के मन में IVF करवाने से पहले ये सवाल आता है कि क्या उनको हिस्टोस्कोपी करवानी चाहिए। हिस्टोस्कोपी यानी कि गर्भाशय के अंदर की दूरबीन के द्वारा जांच। कई बार ये देखने में आता है कि कुछ केसेस में उनके गर्भाशय की परत बहुत पतली होती है
ऐसे में अगर आप आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छे नहीं रहते। तो आईवीएफ में सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप गर्भाशय की दूरबीन के द्वारा पहले जांच करते हैं तो उसके अंदर गर्भाशय के अंदर से बायोप्सी भी ली जा सकती है, और अगर बायोप्सी में कुछ प्रॉब्लम पाई जाए तो उसका इलाज करने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से सक्सेस रेट बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी गर्भाशय की परत के अंदर कभी कोई पॉलिप होता है तो हिस्टोस्कोपी के द्वारा उस पॉलिप को भी रिमूव किया जा सकता है, जिसे कि हिस्टोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कहते हैं। कभी कभी जन्म से ही गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली, पतली झिल्ली होती है जिसको कि यूट्राइन सेप्टम कहते हैं। यूट्राइन सेप्टम को भी हिस्टोस्कोपी के द्वारा सेप्टल रिसेक्शन के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी किसी की गर्भाशय के अंदर बहुत सारी एडिशंस होती हैं जिसको कि हम कहते हैं कि गर्भाशय की परत अंदर से चिपकी हुई है या उसके अंदर बहुत सारे इंट्रायूटेरिन एडिशंस हैं। इन एडिशंस को हिस्टोस्कोपी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कई बार हिस्टोस्कोपी करना अनिवार्य होता है। तो अगर आप हिस्टोस्कोपी करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसको कि एक डे केयर प्रोसीजर की तरह किया जा सकता है। एट मेडलिंक आईवीएफ वी आर डूइंग लॉट ऑफ केसेस ऑफ डायग्नोस्टिक एंड ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी। So if you have any queries regarding hysteroscopy and IVF, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you. Namaste. I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am director of Medlink IVF Center, Patiala. आज हम बात करेंगे IVF के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि IVF क्या है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आमतौर पे लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ यानी कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी से बाहर हो। सामान्यतः गर्भ बनने की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन है जो स्त्री के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब इसी प्रोसेस को बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी में अंडर अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जाता है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ किन कपल्स को करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि वाइफ की दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना। देन इज पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन लेडीज में पीसीओडी के कारण एग नहीं बन पा रहा है सिंपल दवाओं से, उनको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। देन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या फिर लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि एग बनने की क्षमता में कमी आ जाना, या फिर मैरिज एट एन एडवांस्ड एज। कभी कभी वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे 34 या 35 से अबव होती है, या फिर मैरिज को 7 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कपल किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुओं में कमी होना, उनकी गुणवत्ता में या उनके काउंट में कमी होना। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकेंड डे पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वाइफ को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शन के लिए आप डेली क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और इनके साथ के लिए क्लिनिक पे आना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के पास किसी क्लिनिक से लगवा सकते हैं। इंजेक्शन का रिस्पॉन्स फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जाता है। फर्स्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इंजेक्शन स्टार्ट करने के 5 डेज के बाद होती है, जिसके बाद की इंजेक्शन की डोज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसके बाद एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है। वंस द फॉलिकल्स रीच 18 mm और अबव तो फाइनल ओसाइट मैच्योरेशन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओवम पिकअप, यानी कि अंडाशय से अंडों को बाहर निकालना। ये एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। एट द सेम टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एक फ्रेश सीमन सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को और स्पर्म्स को स्पेशली डिजाइन माइक्रोस्कोप्स की गाइडेंस के अंडर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइज करवाने के बाद उनको स्पेशल इंक्यूबेटर्स में फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक उनको ग्रो होने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेक किया जाता है। देन कम्स द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो ओवम पिकअप के 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 या 3 से ज्यादा गर्भ ट्रांसफर नहीं किए जाते एट ए टाइम, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कुछ घंटे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है।
तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, कामकाजी महिलाएं अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं, जैसे कि ओवर एग्जर्शन अवॉइड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना, बाहर का खाना अवॉइड करना, ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें। अपनी दवाओं को समय पे लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से आपके सक्सेस रेट में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ वील टॉक अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ के सक्सेस रेट्स कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइफ्स एज, हर ओवेरियन रिजर्व, हर एग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। बेस्ट सक्सेस रेट है जो वो यंग एज में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाइफ की एज 35 या उससे कम होती है विद नियरली नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 35 to 40% या उससे ऊपर के सक्सेस रेट भी पाए जा सकते हैं। और अगर हम 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 99% तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। बट इन केस किसी की एज 35 से अबव है या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन रिजर्व काफी लो है, ऐसे केसेस में सक्सेस रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आईवीएफ साइकिल्स कैन बी डन। एक कपल कितनी बार आईवीएफ करवा सकता है? Although there is no set limit to the number of IVF cycles, but we expect best success rates in first 3 IVF cycles. More than 99% cases they become successful in first 3 IVF cycles. In case somebody has been unfortunate and not been able to conceive in 3 IVF cycles, they can go up to 6 IVF cycles. At Medlink IVF, we have in-house embryology lab, andrology lab, ultrasound follicular monitoring. We also run a very successful embryo freezing program through vitrification. So if you have any queries regarding IVF treatment, then kindly visit us at Medlink IVF or contact at the numbers given in this video link. Namaste, I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am director of Medlink IVF Center, Patiala. आज हम बात करेंगे IVF के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ यानी कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी से बाहर हो। सामान्यतः गर्भ बनने की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन है जो स्त्री के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब इसी प्रोसेस को बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी में अंडर अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जाता है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ किन कपल्स को करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि वाइफ की दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना। देन इज पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन लेडीज में पीसीओडी के कारण एग नहीं बन पा रहा है सिंपल दवाओं से, उनको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। देन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या फिर लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि एग बनने की क्षमता में कमी आ जाना, या फिर मैरिज एट एन एडवांस्ड एज। कभी कभी वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे 34 या 35 से अबव होती है, या फिर मैरिज को 7 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कपल किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुओं में कमी होना, उनकी गुणवत्ता में या उनके काउंट में कमी होना। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकंड डे पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वाइफ को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शन के लिए आप डेली क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और इन केस आपके लिए क्लिनिक पे आना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के पास किसी क्लिनिक से लगवा सकते हैं। इंजेक्शन का रिस्पॉन्स फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जाता है। फर्स्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इंजेक्शन स्टार्ट करने के 5 डेज के बाद होती है, जिसके बाद की इंजेक्शन की डोज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसके बाद एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है। वंस द फॉलिकल्स रीच 18 mm और अबव, तो फाइनल ओसाइट मैचुरेशन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओवम पिकअप, यानी कि अंडाशय से अंडों को बाहर निकालना। ये एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। एट द सेम टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एक फ्रेश सीमन सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को और स्पर्म्स को स्पेशली डिजाइन माइक्रोस्कोप्स की गाइडेंस के अंडर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइज करवाने के बाद उनको स्पेशल इंक्यूबेटर्स में फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक उनको ग्रो होने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेक किया जाता है।
देन कम्स द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो ओवम पिकअप के 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है और ये भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 या 3 से ज्यादा गर्भ ट्रांसफर नहीं किए जाते एट ए टाइम, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कुछ घंटे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, कामकाजी महिलाएं अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं, जैसे कि ओवर एग्जर्शन अवॉइड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना, बाहर का खाना अवॉइड करना ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें, अपनी दवाओं को समय पे लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से आपके सक्सेस रेट में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ वील टॉक अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ के सक्सेस रेट्स कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइफ्स एज, हर ओवेरियन रिजर्व, हर एग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। बेस्ट सक्सेस रेट है जो वो यंग एज में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाइफ की एज 35 या उससे कम होती है विद नियरली नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 35 to 40% या उससे ऊपर के सक्सेस रेट भी पाए जा सकते हैं, और अगर हम 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 99% तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। बट इन केस किसी की एज 35 से अबव है या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन रिजर्व काफी लो है, ऐसे केसेस में सक्सेस रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आईवीएफ साइकिल्स कैन बी डन। एक कपल कितनी बार आईवीएफ करवा सकता है? Although there is no set limit to the number of IVF cycles, but we expect best success rates in first 3 IVF cycles. More than 99% cases they become successful in first 3 IVF cycles. In case somebody has been unfortunate and not been able to conceive in 3 IVF cycles, they can go up to 6 IVF cycles. At Medlink IVF, we have in-house embryology lab, andrology lab, ultrasound follicular monitoring. We also run a very successful embryo freezing program through vitrification. So if you have any queries regarding IVF treatment, then kindly visit us at Medlink IVF or contact at the numbers given in this video link.
ਕੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਆ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਨਾ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਭਾਈ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਹਾਯੁੱਧ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15-15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਲਿੰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।